हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का आज है लेक्चर नंबर 21 और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है साहब? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का यूज तो आगे आने वाले इनऑर्गेनिक के चैप्टर में भी इसका यूज होगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आज का खूबसूरत टॉपिक। ठीक है। देखो इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था आई, हमने पढ़ा है ई। आई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी और ई मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई में हमने क्या पढ़ा था कि अपने पास एक आइसोलेटेड गैसेस एटम होगा। आइसोलेटेड मतलब जो बॉन्डेड फॉर्म में ना होगा। आइसोलेटेड गैसेस एटम था, उसमें से हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे। उसी तरह हमने ई में क्या पढ़ा? ई मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसमें क्या पढ़ा कि अपने पास एक आइसोलेटेड गैसेस एटम होगा और उसमें हम एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे थे, है ना। दोनों केस में एटम कैसा था? आइसोलेटेड मतलब किसी से बॉन्डेड ना हो। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है। सबसे पहले ये चीज क्लियर रखें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। क्या होता है? बॉन्डेड एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है? बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन वाइज समझते हैं। ठीक है। तो लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electron towards itself. It is defined as property of an atom to attract shared pair of electrons towards itself in a covalently bonded molecule। अपने पास क्या होगा? एक कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल होगा। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक एटम ए है, एक एटम बी है, और दोनों के बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? जनरली नॉन मेटल्स के बीच में जो जनरली बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ शेयर करेंगे। ठीक है। और दोनों ने कंडीशन रखा कि हम दोनों एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे और क्या बनाएंगे भाई? बॉन्ड बनाएंगे। क्या लगाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बन गया, मस्त। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, शेयर किए, दोनों ने बॉन्ड बना लिया। अब क्या हुआ कि ए के मन में खोट आ गया और बी के मन में भी खोट आ गया। क्या कि भाई चलो अपना तो ऑक्टेट कंप्लीट, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है लेके निकल ले। उसी तरह बी है, बी भी यही सोचेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को लेके हम भी निकल ले। ठीक है। तो ये चीज किस पे डिपेंड करेगी? पावर पे। अगर मान लेते हैं इफ ए की जो पावर है ज्यादा होगी बी से, क्या? इफ ए की पावर ज्यादा होगी बी से, अगर ए की पावर ज्यादा होगी बी से, तो मतलब ए क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बी के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे ही ए बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो मतलब ए में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। ए ने क्या किया? बी के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह नहीं खींचेगा, कंप्लीटली नहीं खींच पाएगा। मतलब थोड़े से बी के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है ना, अगर बी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऐसे हैं मान लो, तो इसको कुछ अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा। आया समझ में? आया। ए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को थोड़ी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो जैसे ही अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इस पर क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। और इस पर क्योंकि बी के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो बी में इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो इस पर क्या आ जाता है? डेल्टा पॉजिटिव। क्या आ जाता है? डेल्टा पॉजिटिव। उसी तरह अगर मान लेते हैं इफ बी का पावर ए से ज्यादा हुआ, बी वाले का पावर ए से ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बी वाला एटम होगा ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ए और बी है, ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ए पे क्या आएगा? ए पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, और बी पे क्या जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। बात समझ में आई? ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव क्या हुआ? क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूँ इसके इलेक्ट्रॉन को अभी तरफ थोड़ा बहुत खींच लेगा, कंप्लीट नहीं खींच पाएगा।
बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का जब भी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आ जाए तो इस तरह जब बॉन्ड बनता है, जैसे मान ले एक रियल एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास HF है, आपको पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर क्या देगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस पर क्या देगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई? पोलर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इस पर पोल्स जनरेट हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब भी नेगेटिव पॉजिटिव पोल जनरेट हो रहा है तो उस तरह के बॉन्ड को वो क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं एक और, जैसे HH। क्या है? HH, H2। क्या इन दोनों में, क्या ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है? क्या इन दोनों में कोई बराबर जो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है बराबर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे? क्योंकि दोनों क्या है, सेम एटम है, तो इस पर कोई पोल जनरेट होगा? नो पोल जनरेट, नो पोल जनरेट। अगर कोई पोल जनरेट नहीं होगा तो ये कैसे होंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। ये कैसे बॉन्ड होंगे भाई, नॉन पोलर बॉन्ड होंगे। ये पोलर बॉन्ड क्यों है, क्योंकि इसमें पोल जनरेट हो रहे हैं, इसमें कोई पोल जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड। इसमें पोल जनरेट हो गए तो क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। आया कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक पोलर बॉन्ड, एक नॉन पोलर बॉन्ड। अगर पोल्स जनरेट हो रहे हैं तो उस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पोलर। अगर पोल जनरेट नहीं हो रहे तो उस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नॉन, NO नहीं, नॉन, नॉन पोलर। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ये यूनिटलेस होता है। EN इज यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको नोट करिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। मिटा दूं? बोलो, मिटा दूं? नोट कर लीजिए पहले इसको। कर लिया? कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी पावर कम है, वो हमें कैसे पता चलेगा, है ना। जैसे यहाँ पे A की पावर ज़्यादा थी B से, तो A क्या कर रहा था, B के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। A B के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो A पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा था, B पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी पावर कम है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्केल्स टू मेजर, स्केल्स टू मेजर, स्केल्स टू मेजर EM बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो दो तरह के स्केल्स पढ़ने अपने सिलेबस में। सबसे पहला होता है पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल। और ये स्केल हमारे ज़्यादातर काम का होता है। क्यों काम का होता है? क्योंकि पॉलिंग एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, तो इनके स्केल को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एक और स्केल होता है जिसको बोलते हैं मूलिकन स्केल, लेकिन वो उतना काम का नहीं है। लेकिन फिर भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो नीट के पेपर में आ रखा है, वो मैं बता दूंगा उसमें से क्या आ रखा है। ठीक है, ठीक है। तो स्केल्स टू मेजर पॉलिंग, स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए दो तरह के स्केल पढ़ने होते हैं। एक का नाम होता है पॉलिंग स्केल, दूसरे का होता है मूलिकन स्केल। उसको कुछ देर बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिंग स्केल। पॉलिंग साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट दुनिया में लाए। ठीक है, ठीक है। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के अपने स्केल के माध्यम से कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी। क्या किया? पॉलिंग ने अपने स्केल के माध्यम से कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी, जो इम्पोर्टेंट है, जो याद होना चाहिए आपको, जो आने वाले चैप्टर में काम आएगा। तो कौन कौन से एलिमेंट है? सबसे पहला ह, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आती है वो 2.1 आती है। इसकी 1, इसकी 0.9, इसका 0.8, इसका 0.8, इसका 0.7, इसका 0.7। लिथियम, लिथियम ये बात कौन आता है? बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। वैसे मैग्नीशियम के बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम,
सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ये आर्गन। ठीक है, ठीक है। आपको पता है ये नियॉन और आर्गन कैसे हैं? नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जल्दी से पार्टिसिपेट नहीं करते। डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते तो इनका ईएन लगभग कितना लेके चलते हैं हम लोग? 0। कितना लेके चलते हैं? 0। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये सेकंड पीरियड है, कौन सा पीरियड है ये? सेकंड पीरियड है ना। सेकंड पीरियड में जैसे चलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0.5 से बढ़ती है। अगर इसका 1 है तो इसका 1.5, इसका कितना 0.5 बढ़ाओ तो 1.5 में 0.5 ऐड करो तो 2 में 0.5 ऐड करो 2.5, इसमें 0.5 ऐड करो 3, इसमें 3.5, इसमें 4। कोई दिक्कत नहीं। वैसे जैसे तो ये थर्ड पीरियड है, कौन सा है? थर्ड पीरियड में जैसे जाओगे लेफ्ट टू राइट तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 0.3 से बढ़ती है। 0.9 है, 0.3 करो तो 2.1 आएगा। कितना आएगा? 2.1 नहीं, 0.3 1.2 है। कितना आएगा? 1.2। ये कितना आएगा? 1.5, ये 1.8, ये 2.1। यहाँ ध्यान देना 0.3 से नहीं, यहाँ 0.4 से बढ़ता है तो 2. ये हो जाएगा, होना चाहिए कितना? 4, तो 2.5 होता है, लेकिन क्या होता है? 2.5। ठीक है। फिर यहाँ 0.4 से बढ़ा, यहाँ 0.5 से बढ़ता है तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, ठीक है। ये फ्लोरीन आ गया। फिर अपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.8, इसकी वैल्यू होती है 2.5। ठीक है, ठीक है। तो एटलीस्ट इतने एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद होना चाहिए, जो किसने दिया? पॉलिंग ने अपने स्केल के माध्यम से दुनिया को बताया। ठीक है, ठीक है। जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज होगा। अब इसमें भी कुछ तरीके हैं जो आपको याद रख सकते हैं। जैसे कोई बोले इसमें देखो किसका HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हाइड्रोजन का देखो और फास्फोरस का देखो, वैल्यू सेम आ रही है ना, है सेम EN, इनकी वैल्यू क्या है? सेम EN। ठीक है, ठीक है। वैसे ही कसाई CSI, इनकी वैल्यू लगभग क्या आती है? सेम आती है। C कहाँ? ये 2.5, S कहाँ है? ये 2.5 और I कहाँ? 2.5। ठीक है, ठीक है। जैसे NCl, क्या? NCl। ठीक है। नाइट्रोजन और क्लोरीन, नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है? 3, क्लोरीन की वैल्यू भी कितनी है? 3। तो ये कुछ ट्रिक है जिनको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसकी होती है? फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग बराबर होता है। तो आप फोन भी याद रख सकते हो। अगर आपको इतना याद नहीं रख सकते तो कम से कम आपको ये तो याद होना चाहिए, फोन, FON। ठीक है, FON। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन। देख सकते हो फ्लोरीन कितना है? 4, ऑक्सीजन कितना है? 3.5। और फिर कौन है? नाइट्रोजन 3, और नाइट्रोजन का जितना है उतना ही क्लोरीन का है, तो क्लोरीन। ठीक है, ठीक है। तो आप सिंपली याद रखो फोन। क्या रखो? फोन। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, मस्ट है। इसके बिना तो आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया तो इसको नोट करो। ये था अपना पॉलिंग स्केल। पॉलिंग एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट दिया और उन्होंने अपने स्केल के माध्यम से कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बताई, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो आपको याद होना चाहिए, जो आने वाले समय में हमें आगे चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं और अगला स्केल पढ़ते हैं जिसका नाम है मुलिकन स्केल। एक चीज़ और, जो पॉलिंग स्केल होता है ना, ये बेस्ड होता है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी पे, बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, या इसी को बोल दो रेजोनेंस एनर्जी। तो कोई पूछे कि जो पॉलिंग स्केल है वो किस पे बेस्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी पे। किस पे बेस्ड है? बॉन्ड एनर्जी पे। ठीक है, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। कर लिया नोट? कर लिया। मिटा दो? मिटा दीजिए। नेक्स्ट आइए, अगला टॉपिक है हमारा जिसको बोलते हैं मुलिकन स्केल। क्या बोलते हैं साहब? मुलिकन स्केल। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, अगला टॉपिक इसको बोलते हैं मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल। ठीक है, ठीक है। मुलिकन
जैसे पॉलिंग का स्केल किस पे बेस्ड था, बॉन्ड एनर्जी पे था, उसी तरह जो मुलिकन का स्केल है वो किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन IE एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। IE मतलब आयनेशन एनर्जी, ये मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब जो मूलिका का स्केल था किस पे बेस्ड था, आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। ठीक है, ठीक है, जो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको जो क्या पता होना चाहिए कि मोलिकल ने क्या किया ना, कि अगर किसी एलिमेंट का हमें IE की वैल्यू निकालनी है तो मोलिकल ने किया क्या कि उस एलिमेंट के IE की वैल्यू लिया, I मतलब आयनेशन एनर्जी की वैल्यू ली, और उस एलिमेंट का EA की वैल्यू ली, E मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसका निकाल दिया एवरेज। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मोलिकन, X मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखा रहा हूँ, किसको दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, किसके अकॉर्डिंग, मोलिकन के हिसाब से। तो फॉर्मूला क्या देता है, IE प्लस EA डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का अगर आपको IE की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, उस अगर किसी एलिमेंट की EN की वैल्यू निकालनी हो, सॉरी EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकालनी है, तो उस एलिमेंट का IE लो प्लस उस एलिमेंट का EA लो और डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद होना चाहिए, ऑलरेडी नीट में आ चुका है। ठीक है, ठीक है, तो याद होना चाहिए। दूसरी बात ये याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात जो आपको पता होना चाहिए इस स्केल के बारे में वो क्या है कि फोर सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट की बात करें, किसकी बात करें, सेम एलिमेंट की बात करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मोलिकन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पाउलिंग, एक्स से दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मोलिकन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पाउलिंग। तो फॉर सेम एलिमेंट के लिए अगर हम मोलिकन स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकालें तो पाउलिंग स्केल से ज़्यादा आती है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो फॉर सेम एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन स्केल है, अगर मोलिकन स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम एलिमेंट के लिए कोई एलिमेंट ले लो, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लिए मोलिकन स्केल से EN की वैल्यू निकालो और पाउलिंग स्केल से EN की वैल्यू निकालो, तो ज़्यादा वैल्यू किस में आएगी, मोलिकन की वैल्यू ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू पाउलिंग। ठीक है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। मतलब मोलिकन के द्वारा अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे तो पाउलिंग से ज़्यादा आएगी। अब सवाल ये उठता है कि कितना ज़्यादा आएगी, तो चौथा पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मोलिकन, क्या मोलिकन की जो मोलिकन स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आती है, ये अप्रॉक्स लगभग 2.8 टाइम्स होती है पाउलिंग स्केल के। कितनी होती है, 2.8 पाउलिंग स्केल के, इसके बराबर होती है, तो बराबर मान लो इसको। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर XP निकालोगे तो XP क्या आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पाउलिंग स्केल, ये क्या आएगा, XM बाय 2.8। XM क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मोलिकन स्केल। तो यहाँ से XP इक्वल्स टू XM कहाँ है, XM इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पाउलिंग, सॉरी अकॉर्डिंग टू मोलिकन। तो इसकी वैल्यू इतनी आई, तो यहाँ छाप दो IE प्लस EA डिवाइड बाई 2, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 2.8। तो XP कितना आ गया, IE प्लस EA डिवाइड बाई 5.6। ठीक है, ठीक है। लेकिन याद रहे ये जो IE और EA की वैल्यू ले लो, वो जो यूनिट होगी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये नॉट रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। क्या पता कभी भूल चूक के पूछ ले। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो मोलिकुलर स्केल में कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए, इतना ज्ञान तो होना चाहिए मोलिकुलर स्केल के बारे में। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो, अरे बोलो मिटा दो। चलो नेक्स्ट अगला टॉपिक आते हैं, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आइए अगला टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग EN
ठीक है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर आता है इन अ पीरियड, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब किस में? पीरियड में, है ना, पीरियड की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं पीरियड में, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव क्या होता है भाई? बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि एलिमेंट ज़्यादा तेजी से एलिमेंट क्या करेगा? अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रही है मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन पे। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटम का न्यूक्लियस है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और जल्दी जल्दी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम कि जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आई? पहला चीज़। दूसरा चीज़, ग्रुप में बात करते हैं। ग्रुप में कौन सा फॉर्मूला लेते हैं भाई? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, इसका मतलब किस में बात कर रहे हैं हम लोग? ग्रुप में। तो टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पे, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पे, टॉप टू बॉटम आने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव कम होता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो देखो जेड इफेक्टिव छोड़ दो, एटॉमिक रेडियस में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है? साइज कम होता है। साइज कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? कम। तो बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, सॉरी साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो EN कम होगा। तो EN और साइज में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तीसरा फैक्टर जो आप जानते ही हो वो कौन सा फैक्टर है? जेड इफेक्टिव। पर जेड इफेक्टिव किसके लिए होता है भाई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और दूसरा डिफरेंट स्पीसीज ऑफ, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। जब जब भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस है या डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट है तो कौन सा कंसिडर करते हैं? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या? प्रोपोर्शनल टू, याद है, पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। और जेड इफेक्टिव क्योंकि प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो मैं बोल सकता हूँ कि EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, उसके बाद चौथा फैक्टर पर बात करता हूँ। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में भाई? आया? बता दूँ? बता दीजिए। तो तीसरा फैक्टर हो गया अपने पास क्या? जेड इफेक्टिव। चौथा फैक्टर देखते हैं। चौथा फैक्टर होता है अपना परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ठीक है, चौथा फैक्टर क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा एस का जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो सिंगल सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल। ठीक है, ये क्या है? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन बोलते हैं, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन बोलते हैं, इसको अल्काइन बोलते हैं। इतना तो पता ही है। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड। अब आपको हाइब्रिडेशन निकालना है। आई होप आपने अगर ऑर्गेनिक पढ़ लिया होगा तो आप हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप फिलहाल अभी याद रख लेना। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड। कार्बन किस ग्रुप में आता है? 14 ग्रुप में। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। 4 का चार्ज इस्तेमाल कर लिया है बॉन्ड बनाने में, तो कितने बचेंगे? 0 इलेक्ट्रॉन। 0 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर कितने होते हैं? 0। 4 + 0 4। 4 के लिए जो हाइब्रिडेशन आता है वो sp3 नहीं है, तो अभी सीखोगे इसी चैप्टर में कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। फिलहाल अभी काम कर रहे हैं, तो इसमें अगर पता होगा, अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ रखा है
तो कोई दिक्कत नहीं पता था तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो इसको, देख लो, लिख लो, रट लो, बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। दूसरा इसका अगर सिग्मा की बात करूँ तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। वैसे ट्रिपल बॉन्ड इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है। ठीक है, ठीक है। तो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, एक यहाँ पे सिग्मा 3 लोन पेयर। कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 बॉन्ड बना रखा है तो लोन पेयर 0, 3 + 0 3, और 3 के लिए जो हाइब्रिडेशन आती है वो आती है sp2। क्या आती है? sp2। इस कार्बन का निकालो तो ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक सिग्मा ये रहा, 2 सिग्मा, तो सिग्मा कितना है? 2। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बना रखा है, लोन पेयर 0, 2 + 0 2, 2 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp। ठीक है, ठीक है। अब इसमें लिखा परसेंटेज ऑफ एस का परसेंटेज कितने एस है? 1। टोटल 3 और एक 3 पी है, एक एस है, टोटल 4 इंटू में 100 तो कितना आ गया? 25%। अब इसे निकालो परसेंटेज ऑफ एस, तो एस कितना है? 1। टोटल कितना है? 1 पी और एक एस, 2 इंटू में 100 कितना आ गया? 50%। ठीक है, इसमें कितने एस है भाई? परसेंटेज ऑफ एस निकाल रहा हूँ, 1 2 पी और एक एस, 3 इंटू में 100 कितना आ गया? 33%। कितना आ गया? 33%। तो ये 25%, ये 50% और ये 33%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में? आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो कोई पूछे बताओ इन तीनों में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है? तो जिसका परसेंटेज ऑफ फेस कटर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, मोस्ट EN कार्बन। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। तो ये हमारा 4th फैक्टर था, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। मिटा दूँ? मिटा दीजिए। नेक्स्ट 5वां फैक्टर जिसको बोलते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पोलैरिटी। तो 5वां फैक्टर लिखिएगा, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी, इसके एग्जांपल समझते हैं। जो बॉन्ड पोलैरिटी होता है इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन EN, चेंज इन EN। ठीक है, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं। जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI। अब कोई बोले इसको बताओ कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर है? तो कैसे निकालेंगे? याद है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी? 2.1, 2.1, 2.1, 2.1। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, क्लोरीन का 3, इसका 2.8, इसका 2.5। इनका डिफरेंस निकालो, डेल्टा EN 4 में से 2 गया, 2 मतलब 1.9, इसका डेल्टा EN निकालो। समझ में आ गया ना? डेल्टा EN निकाल लेना, इसका डेल्टा EN, इसका डेल्टा EN, इसका डेल्टा EN, इसका। अब ज़्यादा डेल्टा EN की वैल्यू कहाँ आ रही है? यहाँ पे आएगी, फिर उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, क्योंकि देखो वैल्यू ज़्यादा है ना, 4 में से 2 पॉइंट, यहाँ 3 में से घटाना है, वहाँ 2.8 में से घटाना है, वहाँ पर 2.5 में से घटाना है। तो जहाँ डेल्टा EN ज़्यादा होगा वहाँ बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी? ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी कहाँ होगी? HF में, फिर HCl में, फिर HBr में, फिर HI में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 6वां पॉइंट है जिसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी आइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा EN के, सेम टू सेम रिलेशन चलता है। ठीक है, ठीक है। इसे मान लो HF है, HCl है, HBr है, HI है, तो ज़्यादा डेल्टा EN कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसके बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। टोटल 6 फैक्टर हो गए। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। तो आपको 6 के 6 फैक्टर आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड। अब पीरियड में कैसे वेरी करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ठीक है। मिटा दो, मिटा दो। नेक्स्ट अगला टॉपिक डालिए, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड। किससे बात कर रहे हैं भाई? पीरियड में।
ठीक है, ठीक है। तो जनरली जो क्वेश्चन आता है वो सेकेंड पीरियड से आएंगे या तो थर्ड पीरियड से आएंगे। तो सेकेंड पीरियड को कौन कौन आता है भाई, याद करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। नियॉन तो नॉर्मल गैस है, छोड़ दो। मैंने आपको वैल्यू भी दे दिया था पॉलिंग स्केल में, है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है भाई, बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो EN भी क्या होगा, बढ़ेगा। आप वैल्यू के हिसाब से भी दे सकते हैं। याद करो पॉलिंग स्केल में वैल्यू बताया था सेकंड पीरियड का, तो लगातार क्या हो रही थी, वैल्यू बढ़ रही थी। ठीक है, ठीक है। तो बोल सकता हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो सबसे कम इसका तो ये ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होगा, फ्लोरीन का। सबसे कम किसका होगा, लिथियम का। उसी तरह थर्ड पीरियड में देख सकते हो, थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब EN भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड के अगर क्वेश्चन आने होंगे तो सेकंड और थर्ड पीरियड के आएंगे, इसके अलावा D और F ब्लॉक में नहीं आता। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ पीरियड के नहीं आते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुआ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड। अब हम बात करते हैं ग्रुप में। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिसके वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मिटा दो। नेक्स्ट अगला टॉपिक डालिए, वेरिएशन ऑफ EN इन ग्रुप। किसमें, ग्रुप में। तो आइए बात करते हैं ग्रुप। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप 17 क्या था, फिर, कल, बाहर, आएगी। इसका 4, इसका 3, 2.8 और 2.5 है ना। EN की वैल्यू बता रखा हूँ। तो ऊपर से नीचे आने पे टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब EN कम होगा। ठीक है, देख सकते हो। उसके अलावा एक और ग्रुप है जिसको इम्पोर्टेंट है, वो है ग्रुप अपना 13। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ग्रुप में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं इसके। कौन कौन है, बैगन, आलू, गोभी, इन, थैला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर में, नीट के एग्जाम में या मेंस के एग्जाम में। इसकी EN की वैल्यू 2.1, 0.7, 1.8। याद करो यहाँ पे क्या लग रहा था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या लग रहा था, लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इनकी EN की वैल्यू दे रखी है, आप देख सकते हो। कोई पूछे सबसे ज़्यादा EN किसका है, बोरॉन का, उससे कम थैलियम का। कोई रीज़न नहीं है इसका। ठीक है, डाटा बेस्ड है, ये आपको याद होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। एक और अपने पास ग्रुप 12 क्या है, ग्रुप 12 वो है ग्रुप 12 में जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ऊपर से नीचे आने पे लगातार EN की वैल्यू बढ़ता है, जबकि यहाँ पे लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था। क्या लग रहा था, लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। याद है ना, जिंक, कैडमियम में लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी याद होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 वो ग्रुप है जिसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद होना चाहिए। ग्रुप 17, ग्रुप 13, ग्रुप 12। अगर क्वेश्चन आना है तो यहीं से आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।